हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? गुड इवनिंग जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लास होगी कॉमर्स की, ठीक है? तो फिर आपने उसी हिसाब से ज्वाइन कर लेनी है। 3 डेज जो आपकी क्लासेस रहने वाली है। आई डोंट नो व्हाई ये वीडियो इतनी ज़्यादा ब्लर हो रही है। नोटिफिकेशन गया भी है क्या सभी के पास? अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ क्लास में? राहुल कुमार जी, हेलो मैम। हेलो ममता जी, कैसे आप सभी? गुड इवनिंग ममता जी, हाउ आर यू? एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है एंड आप सभी कैसे हैं? पी वाई क्यूज ही करेंगे आज भी, ठीक है? आज में भी हम काफ़ी पी वाई क्यूज कवर कर लेंगे। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जो आपने बोले, हाइपोथेसिस बोला है, एफ टी आई बोला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला है, एंड एन पी वी बोला है, ठीक है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, ये 3 टॉपिक करवाऊंगी आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? मैं ठीक नहीं हूँ एक्चुअली। यहाँ पे रिलोकेट किया है जहाँ पर मैंने, उत्तराखंड में। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो बस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बॉडी में रैशेज़ हुए हैं एंड बहुत हालत ख़राब है। मीन्स गर्मी के कारण मैंने कभी इतनी गर्मी देखी भी नहीं अपनी लाइफ में कभी। बचपन से मैं शिमला में रही हूँ। तो बस जिस वजह से आपकी कल भी मैं भी हाँ, कल आपकी क्लास थी। कल मैं कॉलेज से 5:30 बजे घर पहुंची। हाँ, यही 5:15 बजे घर पहुंची थी। तो फिर उसके बाद मीन्स अंदर में रह ही नहीं पा रही हूँ, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। रूम के अंदर आते ही मुझे घबराहट, बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है गर्मी के कारण। नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है। ये जस्ट एज अ मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ ऑफलाइन का, तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज मैंने नहीं करना था, ऑनलाइन ठीक था मेरा, बट एज अ एक्सपीरियंस के लिए मैं पढ़ा रही हूँ प्राइवेट कॉलेज में। डिग्री कॉलेज है वैसे, है डिग्री कॉलेज, एफिलेट है यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और नैक की ग्रेडिंग भी A+ ग्रेड है, नैक का भी। अच्छा कॉलेज है, बट बस ये प्रॉब्लम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मीन्स अभी 32 डिग्री है, 32 34 इस तरह से टेम्परेचर है यहाँ पर। ओके, सो करें स्टार्ट क्लास को। आप लोग सभी ठीक है? आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ? कुछ आपके पास अपडेट हो, कुछ नया अपडेट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एंड आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कैसी चल रही है? जल्दी जल्दी बताएं प्लीज़। हाँ, तब तक सभी ज्वाइन हो जाएंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम, हरियाणा में भी बहुत गर्मी है। अच्छा, आप हरियाणा से हो? हाँ, वहाँ तो आप लोग तो रहे बचपन से गर्मी में हो ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बट मुझे, मैं शिमला से रही हूँ, मीन्स शिमला में ही रही हूँ बचपन से।
तो हमारे लिए तो 20 डिग्री होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। 22 डिग्री हमारे लिए गर्मी होती है। ठीक चल रहा है मैम, ओके गुड। मुझे भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, इतने बुरे हाल है मेरे। खाना नहीं खा पा रही हूँ मैं अच्छे से, गर्मी के कारण में भी ये सारा कुछ हो रहा है, मुझे बॉडी रैशेज हो रहे हैं। मैम चैप्टर वाइज भी भाई क्यों सर? बनाना नहीं, चैप्टर वाइज तो नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। हाँ ये मैं बता देती हूँ कि ये कहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। मेरे बेबी की तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा देखो, टाइम कम है एग्ज़ाम के लिए, तो बेस्ट आपको एडवाइस यही रहेगी मेरी कि पी वाई क्यूज़ लगाओ। ठीक है, 2021 22 23 तक के, मीन्स 3-4 सालों के लगा लो, जो भी टॉपिक रिपीट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे हमने अभी टॉपिक किया है, एफटीआई का टॉपिक भी हमने किया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का भी किया हमने, इंटरनेशनल ट्रेड में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, फाइनेंस के क्वेश्चन, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज हो गए, मीन्स वो सारे टॉपिक करने हैं। जैसे कि मान लो लीज पूछा जाता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, तो वो सारे टॉपिक, मान लो ऑपरेटिंग लीज पूछा जा रहा है तो फाइनेंशियल लीज भी करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा जा रहा है तो फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज भी करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है तो अकाउंटिंग रिटर्न वाला, आई आर आर वाला, वो भी करना है, पे बैक पीरियड, वो सारा करना है, कैपिटल बस्टिंग का। ठीक है, और आपसे जितने भी टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर में से जो थ्योरीज पूछी जा रही है, नेट इनकम अप्रोच पूछी जा रही है, तो वो सारी की सारी अप्रोच करनी है। एमएम क्या है, ट्रेडिशनल क्या है आपका, ठीक है, तो वो सारा का सारा करना है इसी तरह से। क्लियर है सबको? तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए अभी कि मीन्स जो भी एक टॉपिक पूछा जा रहा है वो सारा कर लो। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस पूछा जा रहा है, कंपैरेटिव भी कर लो। ठीक है, और मॉडर्न वाला भी कर लो, कंट्री बेस्ड वाला भी कर लो। ठीक है, फॉर्मर एंड कंट्री बेस्ड वाला भी कर लो। मैम 115 बी ए बी कौन से चैप्टर से है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से है ये 115 ए बी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पी वाई क्यूज आपके थोड़े से ब्लर तो हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि पीडीएफ मेरे पास किस तरह की पीडीएफ है। ये हमारा हो गया था। ठीक है, ये हमारा थर्ड जनरेशन बैलेंस कोड मैंने आपको भेजे भी थे ना, मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने कर लिया था। ठीक है, और ईबीआईटी वाला भी मैंने आपको करवाया था, सॉल्व भी करवाया था मैंने आपको, एक ईबीआईटी वाला करवाया था और एक वर्किंग कैपिटल वाला करवाया था। और पीडीएफ मिल गई है आप सभी को? पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है, मीन सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। वैसे जहां तक करवाया उसके आंसर मैंने दिए थे आप लोगों को। ये तो हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ ये हमारा सारा हो गया था। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में से भी कर लेना, 1930 वाला भी कर लेना। ठीक है, और अडेन वो गारंटी वाला भी कर लेना आप। ठीक है, सेल्स एक्ट भी कर लेना 1913, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एस्पेक्ट तो बहुत इजी पूछा जाता है। इनकम टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो चैप्टर ये वाले देखो, ये चैप्टर वाइज ये भी कर लेना। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये वाले सारे कर लेना। वैसे करवाऊंगी मैं आपको भी, जब इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेंगे ना तो ये सारे टॉपिक करवाऊंगी आपको। ठीक है, मीन्स रैंडमली उठा के, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया और इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक हो गए, तो ये सारे टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है जी, ओके। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ कार्ड इज ड्रॉन, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 96 और 95। ये मैंने सारे ही क्वेश्चन का, 200 करोड़ तक हमारा हो गया था ना, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए 200 करोड़ है आपका। ठीक है, और आपका पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ है आपका, और कमर्शियल बैंक के लिए 500 करोड़ है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नाबार्ड एक्सिम, ठीक है, ये भी कर लिया था।
एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग ही करवा दिया था आपको ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंटिव डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। 95 से स्टार्ट करते हैं अभी। यस मैम, ये हो गया था। इसका राइट आंसर आपका कमर्शियल इनवॉइस है। अभी ये सॉल्व करने वाला करो। 96 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग और रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कम से कम मैंने 3 to 4 टाइम देख लिया अभी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन, जो बार बार पूछा जाता है। ये मुझे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 96। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये, जल्दी से आंसर बताएं प्लीज। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग और रेड कार्ड। लाल पत्ते या बादशाह निकाले जाने की प्रायिकता क्या है। हाँ जी, बताएं जल्दी से जल्दी। सभी आंसर करें प्लीज। देखो अब ध्यान देना प्लीज, यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज ये रिपीट हुआ है बहुत बार। किंग हमारे पास कितना होता है 4, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं 52 हो गए, ठीक है। अब जो हमारे पास रेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, रेड कार्ड हमारे 26 होते हैं। कितने होते हैं 26/52, ठीक है। अच्छा रेड कार्ड, ठीक है। 4 होता है हमारे पास किंग, जिसमें कि हमारे 2 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए 2 रेड कार्ड होते हैं। अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा क्या लगता है, इस तरह से आता है, ठीक है, जब ऐड होना होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52 और आपका प्लस 26/52 एंड माइनस 2/52। ये 2 कहाँ से आया हमारे पास, माइनस कहाँ से किया, जो मेरे पास 4 किंग है, ठीक है। 4 किंग में से मेरे पास 2 कैसे होते हैं, रेड कार्ड होते हैं जो किंग होता है, ठीक है। रेड कार्ड जो किंग होता है तो वो 4 में से हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 28/52 और राइट आंसर आ जाएगा हमारा 7/30, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है 7/30। 1/7 नहीं होगा, 7/13 होगा, 7/30। दो रेड होते हैं हमारे पास और 2 ब्लैक होते हैं हमारे पास, 4 किंग होते हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटी वाला करवा दिया था मैंने आपको। एबीसी रैशनैलिटी होगा यहाँ पर, ठीक है, और आपका सुटेबल यूनिट्स होगा और कार्डिनल यूटिलिटी होगा मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ अ थर्ड जनरेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। एचआरएमएस से पूछा गया है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से।
ये 7/13 मीन्स मुझे तो ये इसी तरह से याद था, ये इसका आंसर ही मुझे याद हो गया था एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 3 to 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, और इवन देन ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीएचडी के एंट्रांस में भी पूछा गया है बहुत बार। 7/13 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था आपका ये। बैलेंस स्कोर कार्ड एचआरएम का क्वेश्चन है, कंपोनेंट पूछ रहा है यहाँ पे। इसका आपका राइट आंसर है सेकंड, ABCD। डेस्टिनेशन स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कंपोनेंट इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी होंगे, स्ट्रेटेजिक लिंकेज मॉडल एंड पर्सपेक्टिव भी होगा, मेजर एंड इनिशिएटिव्स भी होगा, बट स्ट्रेटेजिक ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ABCD इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर चार्टिंग है ये, चार्टिंग द करियर पाथ एज डेवलप्ड बाय रूथवेल एंड Kazans. The traditional approach, career path approach, career goal approach, lattice or network approach. इसका भी राइट आंसर आपका ABCD। ट्रेडिशनल अप्रोच भी होगा यहाँ पर, ठीक है। करियर पाथ अप्रोच भी होगा, लेटिस और नेटवर्क अप्रोच भी होगा, और करियर गोल अप्रोच भी होगा। ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। इससे पहले HRM का था, ठीक है। ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग में क्या इंक्लूड नहीं है? इंफॉर्मेशन अपील्स, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करें प्लीज। कॉमन बेस है, एडवर्टाइजिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? क्या आपने प्रिंट एडवर्टाइजिंग देखी है, जैसे कि मैगजीन्स होती है? टेलीविजन एडवर्टाइजिंग देखी है, जैसे कि आपकी लैक्मे क्रीम टेलीविजन पे एडवर्टाइज होती है, ट्रेसेमे शैम्पू हो गया, लैक्मे क्रीम हो गया, ठीक है। कुछ भी, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम कहाँ पे देखते हैं? एड जब आती है, मूवीज अगर आप देख रहे हो, सीरियल अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पर एड आती है। तो एड में क्या आता है? एडवर्टाइजिंग आती है ना किसी प्रोडक्ट की। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन अपील नहीं होता। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100 का A। हाँ जी। प्रिंट में जैसे कि मैगजीन्स होगी तो वहां पे भी तो एडवर्टाइजिंग दी होती है, जैसे कि ज्वेलर्स की होगी, ठीक है। और आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस की होगी एडवर्टाइजिंग, इस तरह से होता है ना प्रिंट एडवर्टाइजिंग, जैसे मैगजीन्स में दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन? ये करवाया था आपको, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है यहाँ पर, अकाउंट्स एंड ऑडिट यूनिट सेकेंड आपकी। परचेज कंसिडरेशन में कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं? लमसम पेमेंट मेथड है, टोटल पेमेंट है, नेट एसेट है, नेट रियलाइजेशन है, स्वैप मेथड है। कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं परचेज कंसिडरेशन में?
101 का डी। एक ही बस ममता जी को ही आंसर आता है, बाकी नहीं आता क्या किसी को? परचेज कंसिडरेशन में ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी ई। ठीक है, लमसम पेमेंट मेथड होता है, नेट एसेट मेथड भी होता है, टोटल पेमेंट मेथड भी होता है, आपका नेट रियलाइजेशन ये नहीं होता। ठीक है, और स्वैप रेट मेथड भी होता है। ए बी सी एंड ई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंपनी एक्ट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मीन्स बच्चों वाला क्वेश्चन है, +1 +2 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं ये। ठीक है, कॉलेज में भी पढ़ा है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, यस या नो। स्कूल में भी पढ़ा था, कंपनी एक्ट 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट? 7 और मोर पर्सन, यहाँ पे बोला 7 और 7 से ज्यादा पर्सन वर द कंपनी फॉर्म इज टू बी पब्लिक कंपनी, ये पूछ रहा है। बी में है 2 और मोर पर्सन वर द कंपनी इज टू बी फॉर्म टू अ प्राइवेट कंपनी, बोल रहा है दो से ज्यादा अधिक लोग होंगे वही प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पर्सन वर द कंपनी टू बी फॉर्म टू बी 1 पर्सन कंपनी, जो एक 1 पर्सन कंपनी होगा उसके लिए एक बंदा ही काफी है, ये बोल रहा है ये। 5 और मोर पर्सन, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 से ज्यादा अगर लोग होते हैं तो वही पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 102, 102 ऑन योर स्क्रीन। सभी आंसर करें प्लीज। ओनली ममता रिप्लाई करिए, बाकी कहाँ है सारे? बाकी सभी कहाँ पे है? ओनली ममता जी ही रिप्लाई कर रहे हैं। यस, राइट आंसर आपका ए बी सी। मैम शायद स्टूडेंट नहीं लगाते हैं मैम, लगते हैं मैम क्लास में, मतलब नहीं लेते हैं क्लास, क्यों? कम कम होती है ना क्लास, कभी कभी होती है तो पता नहीं लगता होगा स्टूडेंट्स को। चलो रिकॉर्डेड ही देख लेंगे। ए बी सी, देखो पब्लिक कंपनी में 7 लोग होने जरूरी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग होने जरूरी है, ठीक है, और आपके 1 पर्सन कंपनी में 1 होना जरूरी है, लेकिन 5 और मोर ये कोई बात नहीं है, मीन्स ये गलत है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में जब हो रहा है 7 तो 7 ही होते हैं। क्लियर है? मिनिमम और मैक्सिमम वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी एक्ट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फाइनेंशियल भी रहने दो, अकाउंटिंग की प्रोसेस बताओ, क्या है अकाउंटिंग की प्रोसेस, ये भी पढ़ाया था क्लास में। अकाउंटिंग में से क्वेश्चन पूछा गया ये। 103 का। वेरी गुड ममता जी, आपने लगाया क्या ये क्वेश्चन कि आप आपने पढ़ा है, सॉल्व कर चुके हो क्या आप? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, ठीक है।
ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, +1 में ये क्वेश्चन पढ़ा था। आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अरेंज द फेसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एग्जाम में ही किया था, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक का पूछ रहा है। इवेल्युएशन ऑफ द नेट बेनिफिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ से स्टार्ट होगा। सिर्फ एक एक मतलब आपको हिंट भी मिल जाए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1 2, 104 का बी। वेरी गुड, वेरी गुड ममता जी। देखो, सबसे इवेल्युएशन तो नहीं होगा पहले, ठीक है, तो इसको तो हम कट कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन होगा, यस, ठीक है। तो बी हमारा पहले नंबर पे आ गया। अब हम देखेंगे कि इवेल्युएशन तो नहीं होगा, सेकेंड नंबर पे कभी भी नहीं होगा। जो आपका इवेल्युएशन होता है वो डेफिनेटली आपका लास्ट में होता है। फीडबैक, इवेल्युएशन, ठीक है, ये डेफिनेटली कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पर भी है, और बी यहाँ पे, ये वैसे ही कट हो जाना था। और यहाँ पे ए था स्टार्टिंग में, यहाँ पे ए था स्टार्टिंग में। अब ये भी वैसे ही कट हो जाना था। हमारे पास ऑप्शन थी या तो 4 होगा या फिर हमारा बी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है जो 4 है, 4 में क्या दिया इन्होंने, ए इन्होंने इवेल्युएशन ऑफ द नेट बेनिफिट, ए इन्होंने पहले दे दिया, तो पहले तो हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे हमारा इवेल्युएशन जो होता है वो लास्ट में होता है, लेकिन अगर कंट्रोल आ जाए, ठीक है, कंट्रोल आ जाए तो वो भी लास्ट में होता है, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग के बाद जो हमारा लास्ट होता है ना, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना इसमें, प्लानिंग के बाद हमारा क्या आता है, मेनली कंट्रोल आता है, ठीक है। कंट्रोल से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग किया है कि हमारी उसी हिसाब से हमने वर्क किया है कि नहीं किया है, उसको बोलते हैं कंट्रोल करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने प्लानिंग की है और आप अगर प्लानिंग के अनुसार नहीं चले तो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बी आ जाएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट, फिर हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर इवेलुएट करेंगे कि जो भी हमने डेवलपमेंट किया वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है। जो भी फोरकास्ट मतलब जो हमने कॉस्ट वगैरह का जो फ्यूचर के लिए जो हमने लगाया है, क्या वो सही है कि नहीं है, फिर इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन फॉर प्रोग्रेसिंग एंड स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसके बाद हम कंट्रोल करेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट को, ठीक है, कंट्रोल ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट। तो आपका बी राइट आंसर था। इन विच ईयर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज सेटअप, ये भी करवाया था आपको क्लास में। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है वैसे आपका ये। सभी आंसर करें प्लीज। गेट करवाया आपको ये क्वेश्चन भी।
सेटअप कब हुआ था ये आपका? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मैम। ओके, गेट पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अलग ईयर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपको इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बता देते हो 1995 है, ठीक है। अब थोड़ा सा बताओ, थोड़ा आपको हिंट दे दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 है, जिसने कि रिप्लेस किया था आपके गेट को। अब बताओ। अब तो सारा बता दिया वैसे मैंने ऑलमोस्ट। कुछ मैंने वो दिया था आपको, हिंट दिया था, नहीं एक निमोनिक बताया था मैंने आपको कुछ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इस तरह से मैंने कुछ बताया था आपको जब क्लास में पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। देश आज़ाद, ये 1991 तो हमारा एलपीजी था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कुछ और? ये भी हिंट दे दी मैंने आपको। ये भी हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होता है, हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि इस तरह से होना चाहिए जो 1991 के अकॉर्डिंग है, तो जो हमारी ट्रेड है वो फ्री हो जानी चाहिए, लिबरलाइजेशन हो जानी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। नहीं मैम, मैंने वो क्लास नहीं ली थी। अच्छा, आपने वो क्लास नहीं ली थी? 1947 था आपका राइट आंसर। मैंने करवाया था वैसे आपको ये, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947, 1948 भी दिया होता है समटाइम, तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड? कुछ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी में से आपका मॉनेटरी पॉलिसी में से आईएमएफ, ठीक है। ये भी करवाया था मैंने आपको, इंटरनेशनल ट्रेड में से ये भी आपका क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस, सॉरी बार बार इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में से आईएमएफ। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने करवाई थी, एक था आपका क्वालिटेटिव और एक था आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ याद आ रहा है इस तरह से, बैंक रेट करवाए थे मैंने आपको, और क्वांटिटेटिव पूछ रहा है ये। हाँ जी, आंसर करें प्लीज सभी। क्वेश्चन नंबर 106 आपका। ये भी कर लेना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी भी कर लेना, इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कर लेना, ठीक है। बैंक रेट भी होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होंगे आपके क्वांटिटेटिव में, और आपका ई हो जाएगा वेरिएबल रिजर्व रेशो, ठीक है। ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे देखने दो एक बार, मैं
और भी आपको बता दूँ इसमें। सॉरी, नेट कुछ याद आ रहा है। डी फॉर ऑडियो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ अभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस मैम, नेटवर्क चला गया था। हाँ, दो क्वेश्चन का आंसर। 80 डी कुछ याद आ रहा है? आपने ये क्लास ली थी क्या? 80 ई निमोनिक बताए थे, जी जी घर घर करके, जी जी बी, जी जी बी और जी जी ए, कुछ याद है? डी फॉर डॉक्टर, ई फॉर एजुकेशन। ऑप्शन नहीं शो हो रही। सॉरी। नो, अभी ऑप्शन भी शो हो रही है। सी, डी डी बी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ए के साथ आई भी तो ए से ही आपका क्वेश्चन बन जाना था, सिर्फ ए के ऑप्शन से। सी आपका राइट आंसर है जी, डी डी बी। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ई आ जाना था आपका एजुकेशन से रिलेटेड, परस्यूइंग हायर एजुकेशन, डी के साथ थर्ड। और जी जी आ जाना था आपका घर घर, रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। ठीक है,
सी के साथ 2 और जीजीपी आ जाना था आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और जीजी ए भी कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जीजी ए और जीजी बी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, ये सारा करवाया था और मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, यस या नो, याद है? Next question on your screen, which of the following transaction are shown as investing activity in cash flow statement by finance company? ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी मेनली 3 एक्टिविटी होती है, एक होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज करना है। फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। आज जितने टॉपिक हम कर रहे हैं इन टॉपिक को आपको डिटेल में कर लेना है, आज के आज ही। ठीक है, अब ये 9 बजे के बाद आपके पास 12 बजे तक बथेरा टाइम रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी 12 बजे ही सोते हैं, 12 बजे तक ही सोते होंगे आप लोग भी। तो फ़ोन चलाने से बेटर है, रील्स व्हाट्सएप चलाने से बेटर है कि आपने जितने भी मैं अभी टॉपिक करवा रही हूँ ये डिटेल में कर लेना सारे, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपका नेट जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी अभी हमने टॉपिक है वो डिटेल में कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप फिक्स्ड एसेट को सेल करो या परचेज करो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है आपका। ठीक है, हिंट दे दिया आपको, बाकी बताओ। बी सी डी तो गया आपका, बी डी ई भी गया। ठीक है, ए डेफिनेटली आएगा। अब बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए इसका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन, लोन की अगर हमारी बात आती है तो लोन आपका मेनली कहाँ पे आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, लोन एडवांस, लोन टेकन, ये कहाँ पे आएंगे आपके, मेनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो बी यहाँ से गया, ए सी ई बी गया। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा ए सी ई, नहीं 108 का आपका सेकंड राइट आंसर है। लोन, नॉन एडवांस, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, मेनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, डिबेंचर परचेज, परचेज ऑफ पेटेंट, ये सारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, और ये याद रखना, चाहे आप सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट को, चाहे आप परचेज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट को, ये क्या है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देखो, अगर मान लो आप फर्नीचर को, फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर बिल्डिंग। ठीक है, अगर मान लो आप इनको सेल करते हो तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यस या नो। और अगर आप इसको परचेज करते हो, मानो मशीनरी आपने परचेज की तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, फायदा है ना आपको, दोनों चीजों में मीन्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, डिबेंचर आप परचेज कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिबेंचर मीन्स आपका एक तरह का क्या होता है, लोन होता है। परचेज ऑफ पेटेंट, ठीक है, आप पेटेंट ले रहे हो, गुडविल ले रहे हो। ठीक है, ये सारे का सारा आपका क्या इन्वेस्टमेंट है ना। ये 20 ईयर के लिए आपका पेटेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, कि आपकी जैसी कोई इनोवेशन कर नहीं सकता है दोबारा से। ए सी ई राइट आंसर। इनकम टैक्स में से क्वेश्चन है, ये भी करवाया था क्लास में, देख लो। बताओ मुझे करवाया था कि नहीं करवाया था ममता जी। और बोला भी था मैंने कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये एग्रीकल्चर इनकम डिडक्शन ये बार बार करवाई थी मैंने। मीन्स कोई और टॉपिक चल रहा होता था फिर भी मैं आपको ये करवा देती थी, ये कर लेना, ये कर लेना। टीडीएस हो गया आपका, टीसीएस हो गया आपका। ठीक है, और आपका आईटीआर हो गया सुगम वाला। ठीक है, सहज वाला, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4, 5, 6, 7, 8 तक वो भी करवाया था कि वहां से क्वेश्चन बनता, और पूछा भी गया है। एग्रीकल्चर इनकम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये भी करवाया था। हाउस रेंट अलाउंसेस भी करवाया था, प्रोविडेंट फंड भी करवाया था।
दो ऑप्शन को कट कर दो, दो ऑप्शन में से आपका बाकी देखो। ए के साथ एग्रीकल्चर इनकम 10 सबसेक्शन 1, ये तो याद होगा ना, करवाया था मैम, ठीक है, ये तो याद होगा आपको। तो या तो आपकी ऑप्शन 1 आएगी, ऑप्शन 2 आएगी, इसको कट करो। ये एलिमिनेशन का मेथड होता है, जल्दी जल्दी हम आंसर दे पाते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि सी के बी, ए बी दोनों में सेम ऑप्शन दिए हमारे पास, सी के साथ सेकंड है। सी के साथ हम देखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस हमारा 13A था, ठीक है, क्या था, सेक्शन 10 13A। सी के साथ हमारा 1 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा और डी नहीं होगा, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड जो था हमारा वो क्या था, सेक्शन 10-11। ये वन लीनियर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, वन लीनियर टाइप भी पूछा गया बहुत बार, यहाँ पे तो मैच द फॉलोइंग पूछा गया, लेकिन वन ईयर टाइप भी पूछा गया। तो आपको एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए सेक्शन, वॉलंटरी रिटायरमेंट का होना चाहिए पता, हाउस रेंट एंड प्रोविडेंट फंड, इनके सबके सेक्शन आपको पता होने चाहिए, बकायदा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है जी, ए राइट आंसर है इसका। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझाऊंगी मैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, सिमुलेशन एनालिसिस क्या होता है, और डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या होता है। ये वन लीनियर टाइप ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में यूजीसी नेट में, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ये मैच द फॉलोइंग में, तो ये वन लीनियर भी बन सकता है। ये हाफ क्वेश्चन है ना, आई थिंक दिया हुआ ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी बताती हूँ किस तरह से ये बनेगा। पेन पेन नीचे रहा। हाँ, डी ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है। तो ये मैं बताती हूँ, ए के साथ 3 है, ठीक है, ए के साथ 3, एनालिसिस द प्रोजेक्ट एनपीवी, ठीक है, फॉर अ गिवन चेंज वन वेरिएबल टू अनदर एट अ टाइम। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम एक वेरिएबल के बदले दूसरे वेरिएबल में भी चेंज को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। और सिनेरियो एनालिसिस आपका वो एनालिसिस होता है, एनालिसिस द प्रोजेक्ट एनपीवी फॉर अ गिवन चेंज इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। बहुत सारे वेरिएबल्स जब हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो हमारा सिनेरियो हो जाता है। और डिसीजन ट्री, ये तो नेम से शायद आपको पता लग जाएगा, कंप्यूटर जनरेट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिनारियोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी। मीन्स हमारा ट्री कैसा होता है, इस तरह से होती है ना ट्री की ब्रांचेस, ये होता है हमारा ट्री, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस रहती है ट्री में। तो लार्ज नंबर ऑफ सिनारियो अकॉर्डिंग टू अ लार्ज, ठीक है, ये इसका की पॉइंट था। और सेमुलेशन हो जाएगा आपका, सी के साथ आपका सेकंड हो जाएगा, प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी सो दैट वी कैन बी, ये आधा ही क्वेश्चन है इसमें ना, सी के साथ नहीं, सी के साथ अच्छा सिमुलेशन 1 हो जाएगा, प्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी सो दैट वी कैन श्योर दैट डिसीजन, ओके। डी के साथ 2 है, सी के साथ 1 है, ठीक है, सिमुलेशन लार्ज नंबर ऑफ सिनारियो आ जाएगा आपका सिमुलेशन में, डिसीजन ट्री में आ जाएगा वे टू प्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी, ये की पॉइंट है आपका डिसीजन ट्री का। सिमुलेशन का है लार्ज नंबर ऑफ सिनारियो। ये कर लेना एक बार ना, ये आधा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको देख लेना एक बार। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू, ये वाला हमारा या तो 1947 होता है या 1948 होता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा 1955 है, हाँ सॉरी 1995 है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी करवाया था क्लास में, ये हमारा 1964। और असाइड 2002 है ये, ठीक है।
और ये वन लीनियर टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। असाइड की जो फुल फॉर्म है, पहली बार पूछा गया ये क्वेश्चन। असिस्टेंस टू स्टेट फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ये पूछा जा सकता है। 2002 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो सकता है कि आपसे अभी ये पूछे एग्जाम में, अगस्त वाले एग्जाम में, तो इनके ईयर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका सीक्वेंस पूछा गया था अर्लियर टू लेटेस्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा 1948 वाला, ए आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आ जाएगा हमारा ए के, ए आ जाएगा पहले, ए। इसको भी ऑप्शन को कट करो, इसको भी ऑप्शन को कट करो। जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड 1948, 1948 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1962, सी आ जाएगा, ए सी। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बी 1995। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाएगा 2002। तो बी आपका राइट आंसर है, ए सी बी डी। हाँ, अब ये एक और क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक और डायरेक्ट लीज। ये भी आपको क्वेश्चन करने हैं, ये भी करवाया था क्लास में। जिसके ऑप्शन कैसे है, पहले ऑप्शन देख लो, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज। फाइनेंशियल लीज हमारी वो लीज होती है कि जब हम क्या कर सकते हैं, जो लेसर है और लेसी है। ठीक है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। यस या नो? लेसी कौन होता है, मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है किसी को लीज पर। ठीक है, तो जिसको दिए वो क्या है, लेसी है, और जिसने दी है वो क्या है, लेसर है। ठीक है, द लेसर ट्रांसफर सब्सिडेंटली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द लेसी। ये बोल रहा है कि जो लेसर है वो कब अपना जो रिस्क और रिवार्ड है वो लेसी को ट्रांसफर करता है, ऑपरेटिंग लीज में कि फाइनेंशियल लीज में। ओके, ऑपरेटिंग लीज, the lease under which a lessor owns acquire the asset that are leased to be given lessee. The lease sell an asset for a cash to prospective lessor. Fourth option है, the lessor does not transfer all the risk and reward incidental to ownership of the asset. ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज यहाँ में से निकालो, आपका राइट आंसर आ जाएगा वन एंड आई भी। ठीक है, फाइनेंशियल लीज वन एंड आपका आई। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे फाइनेंस से। ए के साथ वन। ठीक है, क्यों वन है, क्योंकि द लेसर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड, सिंपल अगर मैं बोलूं, टू द लेसी, तो वो किस में होता है हमारा, फाइनेंशियल लीज में। फाइनेंशियल लीज में होता है कि जो लेसर है वो सारे रिस्क सारे रिवार्ड जो है वो लेसी को ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि फाइनेंशियल लीज हमारी कौन सी लीज होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, और जो हमारी ऑपरेटिंग लीज होती है, कौन सी लीज होती है हमारी, मेनली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो लेसर है वो लास्ट में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी जो भी उसने दिया है लेसी को, वो बेच सकता है कि तू ही रख ले। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ले, ऐसा होता भी है जनरली। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता, बस यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बाद में लेसर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लेता है। तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है वो लेसी को ट्रांसफर नहीं करता। तो बी के साथ आपका आई भी आ जाएगा। ठीक है, सी के साथ सेल्स एंड लीज बैक। ठीक है, वो सेल भी कर सकता है और उसको लीज बैक भी कर सकता है। तो सी में आ जाएगा आपका थर्ड, द लेसी सेल एन एसेट फॉर कैश टू प्रोस्पेक्टिव लेसर। कैश की फॉर्म में वो क्या कर देता है, कैश की फॉर्म में वो एसेट को बेच देता है। ठीक है, और डायरेक्ट लीज हो जाएगी आपकी, द लेसी अंडर विच अ लेसर ओन्स रिक्वायर द एसेट दैट आर लीज्ड टू बी अ गिवन लेसी, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डी के साथ आपका सेकंड राइट आंसर हो गया, ए आपका राइट आंसर है। मार्केटिंग में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग क्या होता है, और ऑक्शन प्राइसिंग क्या होता है। ऑक्शन बोली लगाना। मार्केटिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है ये।
मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर है आपका सी। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ IV एंड डी के साथ 3। मार्कअप जब हम ऐड करते हैं ना, जैसे कि मान लो मेरा प्राइस बन रहा है, मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपीज, ठीक है। तो मान लो मेरे 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है, तो मैं 10 में थोड़ी बेचूंगी, मुझे प्रॉफिट भी तो चाहिए। 5 रुपीज तो मैं ऐड करूंगी ना प्रॉफिट के लिए, ये तो मेरी सारी की सारी कॉस्ट आई है। जो मैं 5 रुपीज ऐड करूंगी, ये कौन सा प्राइस हो जाता है, मार्कअप। तो मेरा क्या बन गया, 15 रुपीज में मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ए के साथ सेकेंड, एडिंग स्टैंडर्ड ओवर है हेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। क्या किया, ऐड किया। तो ए के साथ मेरा सेकंड हो जाना था। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, बी के साथ 1। स्टार्टिंग विद रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव, एंड देन सेटिंग प्राइस दैट विल यील्ड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेम से क्लियर है, रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए होता है हर चीज में, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई भी मानो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया 10 रुपीज का, ठीक है। तो हर एक इंसान को क्या रहता है कि यार मुझे इसको बनाने में क्या रिटर्न आ रही है, रिटर्न आ रही है, ठीक है। रिटर्न का क्या मतलब हो गया कि 10 रुपीज को सपोज मेरी टोटल कॉस्ट लगी है। एक तो विदाउट शेयर ना आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट वेट कर। अच्छा वॉइस नहीं आ रही, सॉरी। अ कमेटी वॉज सेटअप, ये कमेटी अभी पूछी जाती है एग्जाम में, ये भी एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है डेफिनेटली। वैसे मैंने आपको कमेटियाँ नहीं करवाई क्योंकि कमेटियाँ बहुत सारी थी। RN मल्होत्रा की कमेटी पूछी जा रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। RN मल्होत्रा की कमेटी, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। When both average revenue AR and marginal revenue, business economy का क्वेश्चन है, are in straight line shape, MR curve will cut the distance between AR curve and Y axis in the। अब देखो हमारा किस तरह का कर्व बनता है, ये होता है हमारा AR, ठीक है, और ये होता है हमारा MR। अब ये क्या बोल रहा है, MR कर्व विल कट द डिस्टेंस बिटवीन AR कर्व एंड Y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा X एक्सिस होता है और ये हमारा Y एक्सिस होता है। तो जब ये यहाँ से कट करेगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये पूछ रहा है कि ये कौन सा पॉइंट होता है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कौन सा पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, मिडल पॉइंट हो जाएगा। MR हमारा नेगेटिव में होता है, इस तरह से होगा ये हो जाएगा मेरा AR, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा MR। और जब ये कट करेगा
ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये वाला मेरा बी पॉइंट है, ये वाला मेरा सी पॉइंट है, मिडल पॉइंट। सॉरी सॉरी, ये है एम आर और ये है ए आर। एक मिनट, ये है मेरा एम आर, ठीक है, और ये है मेरा ए आर। इसने बोला कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये यहाँ पर जब कट कर रहा है तो ये मिडल पॉइंट है। ओके, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर बी बाई एक्स, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम हो गया, -6/9 एंड बी एक्स वाई 3/7 माइनस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ये करवाया था मैंने आपको क्लास में, फॉर्मूले करवाए थे। देखो ये फॉर्मूला रहता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ठीक है, बाहर आएगा प्लस माइनस। अगर हमारा बी एक्स, अगर मान लो ये वाली हमारी जो वैल्यू ये माइनस होगी तो बाहर भी माइनस आता है, और अगर ये वाली वैल्यू हमारी प्लस होगी तो बाहर भी प्लस आता है, यस या नो, इस तरह से होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बी एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, ये वाई है, ठीक है, बी बाई एक्स, ये फॉर्मूला रहता है, बस फॉर्मूला पुट करना था और कुछ भी नहीं था। और बाहर हमारे पास क्या वैल्यू है, माइनस में दोनों वैल्यू, तो माइनस बाहर आ जाएगा हमारे पास, -6/9 एंड आपका 3/7, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.28, ठीक है, इसका जब हम रूट निकालते हैं 285 आ जाएगा, इसका रूट निकाल के हमारे पास आ जाता है 0.5345, ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में। अब देखो एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, आईटीआर सुगम इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से बताओ 117, जल्दी से जल्दी। सुगम, एक सहज है हमारा, एक सुगम है, ये करवाया था क्लास में, याद है आपको, करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था कि नहीं करवाया था, सुगम और सहज। सुगम था आईटीआर 4, ठीक है, और सहज है हमारा आईटीआर 1, सहज, ठीक है, एच चाहिए, सहज हमारा आईटीआर 1, सुगम है आईटीआर 4, ये भी करवाया था। एक और क्वेश्चन देख लो, कम से कम 10 टाइम ये रिपीट हो गया है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ ई फिलिंग, ये भी मैंने करवाया था, ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, वेरिफिकेशन तो आपका लास्ट में होगा, ठीक है, फिर डाउनलोड करेंगे, तो हमारा बी 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 ये गया, ये भी गया। अब पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, बीए, यहाँ पे भी बीए, ठीक है, वेरिफिकेशन तो नहीं करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे हम, डी, राइट आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट, 118 का फर्स्ट आ जाएगा, BADEC। क्लियर है, टाइम हो गया जी अब आपका, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। आज क्वेश्चन कर लेना प्लीज, रिग्रेशन कोफिशिएंट का, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ओनली फॉर्मूला पूछा जाए, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा जाता है, रिग्रेशन का फॉर्मूला पूछा जाता है, रेंज का फॉर्मूला पूछा जाता है, क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला पूछा जाता है, कैली वाला हो गया, मैथ्स का फॉर्मूला, वन लीनियर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन। और ये वाला ई फिलिंग वाला इनकम टैक्स, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और पीडीएफ आपको अपलोड मैं कर दूंगी, वैसे मैंने जो आपकी 2 क्लासेस हुई थी वो भी पीडीएफ अपलोड कर दी थी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।